Welcome back to Perfectuition class, Standard 12, Chemistry, Chapter number 9, Coordination Compound। फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट किया उसका लेक्चर 1, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, EAN रूल देखा और कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ना वो देखे थे। कुछ एग्जांपल्स भी लिखे थे हमने। तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ हमने एक्सप्लेन की थी वहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखेंगे कैसे, कि जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो लिखते हैं वो क्या है, और ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल एटम और लिगेंड उनके बीच की केमिस्ट्री क्या है वो पढ़ा था हमने। उससे आगे आज सेकंड लेक्चर देख लेते हैं। लेक्चर आज का टॉपिक है वार्नर्स थ्योरी। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं तुम्हें ये थ्योरी। दूसरे नंबर पर नीट और JEE के MCQ कैसे बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम है क्या वो समझना। वार्नर्स, अल्फ्रेड वार्नर, वैसे यही है ना फादर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर ही यही है। जब किसी को पता ही नहीं था कि कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं था जब डिटेल में एक्सप्लेनेशन, तब अल्फ्रेड वार्नर 1819 के आसपास में बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाए थे, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे इन्होंने। और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, इवन जो हम ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट वाला पार्ट जो है नॉन आयोनाइजेबल, ब्रैकेट के बाहर आयोनाइजेबल पार्ट्स है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी वार्नर ने किया था। तो स्टार्ट कैसे किया था वही समझना है हमें सबसे पहले, कि वार्नर ये चीज़ें एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट समझेंगे हम। तो वार्नर ने बहुत सारे कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड के साथ और क्रोमियम के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था। कोबाल्ट और क्रोमियम के साथ में काम कर रहे हैं। तो एक कंपाउंड ले लिया इन्होंने, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर +3 है। जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड के साथ एमोनिया मिक्स किए, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ क्या मिक्स कर रहा है ये एमोनिया, तो उन्होंने देखा कि एमोनिया के 6 एमोनिया, अगर एमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स दिए तो उससे भी एक कंपाउंड बना। और ये कंपाउंड कौन से कलर का था? 6 एमोनिया एंड कोबाल्ट क्लोराइड से रिलेटेड था, जो येलो कलर। तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी है, ओके, पहले सिंपल समझना। फिर उन्होंने ये भी देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अगर 5 अमोनिया हम ऐड कर रहे हैं तब भी एक और कंपाउंड बन रहा है। कौन सा कलर था इसका? तो ये कलर दे रहा था पर्पल। नेक्स्ट एक और चीज़, कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया, तो ये भी एक अलग कंपाउंड बन रहा है। और कौन से कलर का था ये? ग्रीन कलर का कंपाउंड था ये। सेम ऐसा ही कोबाल्ट क्लोराइड और कितने अमोनिया थे? 4 अमोनिया। और कौन सा कलर का था ये? वायोलेट कलर। क्या हुआ? वायोलेट कलर। ओके, तो समझना यहाँ पर है क्या, कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया दोनों के रिएक्शन करके इन्होंने देखा कि अलग अलग कंपाउंड मिल रहे। हाँ, यहाँ पर देखो दोनों एक ही सेम है ना, 4 एमोनिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। पहले सिंपल तरीके से समझना, कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन एमोनिया के साथ और डिफरेंट नंबर के एमोनिया के साथ में अलग अलग कंपाउंड्स बन रहा है, और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बंद करवाओ उसे। चलो इससे आगे अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन क्या है, इससे आगे चलो।
अब इसका रिएक्शन मतलब जो येलो कलर का कंपाउंड है उसका रिएक्शन वो किसके साथ करवा रहा है, वो COCl3 6NH3, इसका रिएक्शन ये AgNO3 के साथ करवा रहा है। मतलब ये जो कंपाउंड बनाया उसमें क्या ऐड किया उसने, AgNO3 ऐड कर दिया। AgNO3 ऐड करने से ये 1 मोल लिया हुआ है, ओके, ये एक्सेस अमाउंट में है, ये 1 मोल है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, AgCl की PPT मिल रही है। AgCl की वाइट PPT होती है, नीचे बैठ जाएगी। तो AgCl की PPT फॉर्म हो रही है, और कितनी PPT फॉर्म हो रही है, 3 मॉलिक्यूल्स AgCl के मिल रहे, AgCl के 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे, समझना ओके। ये कंपाउंड मतलब येलो कलर का जो कंपाउंड है उसमें क्या ऐड किया उन्होंने, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, क्या मिल रहा है यहाँ पर 3 मोल्स AgCl, 3 मोल्स AgCl मतलब PPT बन रही है उसकी। नेक्स्ट उसके आगे और इसका रिएक्शन जब उन्होंने AgNO3 के साथ करवाया तो क्या होगा, वो COCl3 5NH3, तो AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ये तो 1 मोल ही लेना है ओके। तो यहाँ पर देखा कि 2 मोल AgCl की PPT बन रही है, यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पर फोकस करना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कितने Cl जा रहे हैं, ये कंपाउंड से 3 जा रहे हैं, ये कंपाउंड से कितने Cl जा रहे हैं, 2 Cl जा रहे हैं ओके। क्यों जा रहे हैं वही समझना है हमें। इसका रिएक्शन जब CaCl3 4NH3 के साथ रिएक्शन करवाया AgNO3 का, तो क्या देखा यहाँ पर 1 मोल AgCl मिल रहा है, 1 मोल AgCl मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कितने Cl के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एक आयन जा रहा है यहाँ से Cl का वाइट PPT के साथ। एक और कंपाउंड है इसके अलावा ओके, वो भी लिख लेता हूँ मैं, COCl3 × 3NH3 ओके। इसके अलावा एक और है, जब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, AgNO3 अंदर ऐड कर रहे हैं, तो कोई PPT नहीं मिल रही, नो PPT, यहाँ पर कोई PPT फॉर्म नहीं हो रहा। यही एक्सपेरिमेंट है, इसी पर हमें ऑब्जर्व करना है। उसने भी इसी पर ऑब्जर्व किया और पोस्टुलेट्स दे दिए कि ये हुआ किसकी वजह से। क्या था, एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाकर, कोबाल्ट क्लोराइड के रिएक्शन करवाकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे। फर्स्ट, कंपाउंड का कलर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। सेकंड नंबर, वो कंपाउंड में उन्होंने क्या ऐड किया, AgNO3, और रिएक्शन करवाकर PPT जो बन रही है AgCl की, वो कितने मोल्स बन रही है वो। चलो इसी से रिलेटेड एक और चीज़, एक और एक्सपेरिमेंट। जब इसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड को और 6NH3 को, COCl3 6NH3, तो कितने आयंस मिल रहे हैं समझना। इसे डिसॉल्व कर रहे हैं, आयोनाइज तो होगा ना ये, तो कितने आयंस दे रहा है ये, तो ये टोटल एक ये आयंस दे रहा है, ये CONH3 6 Cl2 का एक आयन ये, और एक आयन ये और 3 Cl के आयन, मतलब टोटल कितने आयंस दे रहा है ये 3+। टोटल कितने आयंस दे रहा है ये 4। समझ रहे हो ना, जब हम इसे डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये टोटल कितने आयंस दे रहा है, तो टोटल 4 आयंस दे रहा है। एक आयन ये है और 3 आयन Cl के, मतलब टोटल 4 आयन दे रहा है डिसॉल्व करने पर। जब हम इसे डिसॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल ओके, तो कितने आयन दे रहा है ये COCl3 5NH3, तो इसे डिसॉल्व करने पर कितने आयंस मिल रहे हैं, एक आयन तो ये और 2 Cl- के आयन, इस पर 3+ का चार्ज है ओके। तो यहाँ पर कितने आयन मिले 1Gm2 लिख लो। टोटल कितने आयंस मिल रहे हैं यहाँ पर हमें 3 आयंस मिल रहे हैं। चीज़ें समझना ये ओके। यहाँ पर टोटल 4 आयंस मिल रहे हैं हमें, इसमें से यहाँ पर हमें कितने आयंस मिले, टोटल 3 आयंस मिले, 1Gm2 लिख सकते हैं हम।
चलो अगर इसे आयोनाइज कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर का जो है वो 4NH3, तो कितने आयंस मिल रहे हैं यहाँ से? तो यहाँ से हमें जो आयंस मिल रहे हैं 1 आयन मिल रहे हैं, मतलब टोटल 2 आयंस मिल रहे हैं। और लास्ट जो है ये वाला CO Cl3NH3, उसके 3 मॉलिक्यूल्स, इसे जब आयोनाइज कर रहे हैं तो यहाँ से कोई आयन नहीं मिल रहा, वो खुद ही है। कैसे पता चलेगा ये? तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है नंबर ऑफ आयंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब ये 4 कंपाउंड लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिए होंगे, समझ रहे हो ना, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसे आयोनाइज किया, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन चेक किया होगा या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन चेक किया होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन चेक किया होगा उसने, और देखा किस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ आयंस पर। अगर चैप्टर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान से हमने पढ़ा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ निकाली कि ये कंपाउंड्स अलग अलग है, कि अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं ये। दूसरे नंबर पर इनकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग है, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है वो बढ़िया सा इलेक्ट्रोलाइट से बढ़िया सा कंडक्टर होगा। तो ये चारों में बढ़िया सा कंडक्टर कौन है? जो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा दे रहा है। तो 2 चीज़ों से आसानी से एक्सप्लेन कर रहा है ये कि ये नंबर ऑफ इतने आयंस दे रहा है आयोनाइज होकर, मतलब टोटल 4 आयंस मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। अभी तो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन बाद में करेंगे। ये कर रहा है तो यहाँ से टोटल, इसमें से टोटल 3 आयंस मिले, इसमें से टोटल कितने आयंस मिल रहे हैं? 2 आयंस मिल रहे हैं टोटल, और इसमें से कोई आयंस नहीं मिल रहा। तो 2 चीज़ों से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टिविटी, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है उसमें कंडक्टिविटी बढ़िया होगी। तो ये 2 चीज़ों को चेक करके उसने एक्सप्लेन किया यस कि ये 4 अलग अलग कंपाउंड्स हैं और उनके अंदर बॉन्डिंग अलग अलग है। अब यहाँ से उन्होंने समझाया क्या? ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद एक बढ़िया सी चीज़ एक्सप्लेन की है इनसे रिलेटेड, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर जो कोबाल्ट है CO3+, इसके पास 2 वैलेंसी है, अलग अलग 2 वैलेंसी है। मतलब उसके पोस्टुलेट्स ही ले लेते हैं, क्या क्या पोस्टुलेट समझाए। ओके, तो टोटल 4 पोस्टुलेट्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में। तो कौन कौन से पोस्टुलेट समझाए? फर्स्ट तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यस कोबाल्ट 3+ के पास सेंट्रल एटम जो है उसमें, उसके पास 2 टाइप्स की वैलेंसी है, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ द वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ना, हमें वही समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो चलो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, वो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है। कोबाल्ट 3+ की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी होती है? आयोनाइजेबल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल। उसके पोस्टुलेट्स बता रहा हूं मैं तुम्हें। नेक्स्ट, जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो CO3+ है ना, वो प्राइमरी वैलेंसी है उसकी, वो किसके साथ लिंक्ड है? तो नेगेटिव आयन के साथ अटैच होती है वो। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके साथ लिंक्ड होगी? तो लिंक्ड विथ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन के साथ उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है इसकी? या तो वो पॉजिटिव आयन हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है, वो नॉट पॉजिटिव सॉरी, या तो वो नेगेटिव आयन या तो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल और नेगेटिव आयन से क्या हो सकता है? वो सेटिस्फाई हो सकता है, जिससे हम क्या बोलने वाले हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? न्यूट्रल या तो नेगेटिव आयन से, इट्स कॉल्ड द लिगेंड। उसके बाद जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसका। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल है। नेक्स्ट,
जो प्राइमरी वैलेंसी अगर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे शेप के अंदर तो उसे हम डॉट से एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? डॉट से। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या करेंगे? डार्क लाइन से एक्सप्लेन करेंगे इस तरह। तो पहले तो क्लियरिटी समझना हो कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, फिर बताया AgNO3 के साथ रिएक्शन करके समझाया एक तो। दूसरे नंबर पर कितने आयंस दे रहे हैं, वो आयंस के हिसाब से फिर उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टिविटी एक्सप्लेन की या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की। वहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ये नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा दे रहा है, ये नंबर ऑफ आयंस कम दे रहा है। उसके बाद पोस्टुलेट जो दिया, वो पोस्टुलेट्स में सबसे पहली चीज़ एक्सप्लेन क्या की कि जो यहाँ पर सेंट्रल एटम है, कौन है सेंट्रल एटम? तो CO3+। उसके पास 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? तो ये 4 पॉइंट खास याद रखना। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड है एंड नॉन डायरेक्शनल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड से सेटिस्फाइड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होता है पहले ये लिख लो, फिर आगे देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड ही हमें समझना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी। चलो यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड जो था, वो फर्स्ट कंपाउंड जो है वो COCl3 6NH3, ये जो कंपाउंड है ना यहाँ पर, उसके बारे में क्या मिला हमें यहाँ से समझना। जब इसे AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया था, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाए तो 3 मोल AgCl के मिले। इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ से जो Cl के 3 आयन्स है वो क्या हो गए? आयोनाइज्ड हो गए, चले गए। अगर इसे हम निकाल दें तो बचा क्या अपने पास? 6NH3 बचे, वही ना। ये Cl3 निकल गए, बचे क्या अपने पास? 6NH3। दूसरे नंबर पर कितने आयन्स मिले हमें यहाँ से? टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने मिले हमें? 4 आयन्स मिले हमें। ओके, 4 आयन्स मिल रहे हैं हमें आयोनाइज करने पर। और इसी से रिलेटेड हम समझाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 आयन्स मिल रहे हैं वो 3 आयन्स तो किसके है? Cl के है ना। 4 आयन्स में 3 आयन्स किसके मिले हमें? यहाँ पर समझना, ये 3 Cl माइनस के आयन्स है और एक आयन क्या होगा? ये पूरे कंपाउंड का, मतलब CO6NH3, ऐसे लिखते हम एन ब्रैकेट और ऊपर 3+ का चार्ज। ये 4 आयन्स मिल रहे हैं। अब ये 4 आयन्स को हम एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे अटैच है। कोबाल्ट के साथ टोटल कितने? 6NH3 है, मतलब कोबाल्ट के साथ जो ये NH3 अटैच है ना, वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। कोबाल्ट की 2 टाइप की वैलेंसी है यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कोबाल्ट के साथ जो NH3 अटैच है वो उसकी कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी है। और ये कोबाल्ट के साथ Cl भी अटैच है, वो कौन सी वैलेंसी से सेटिस्फाइड है? प्राइमरी वैलेंसी से। तो चलो, कोबाल्ट के साथ 6 मॉलिक्यूल अटैच है, वो लिखते हैं हम। तो CO और 3+ 6NH3 बताने हमें, और 6NH3 मतलब शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा? क्लियर? अभी बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डार्क लाइन से। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है? डायरेक्शनल है। तो है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये सारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बताया हमने। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके? NH3। तो ये कौन है? NH3।
मतलब कोबाल्ट 3+ के साथ 6NH3 अटैच है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री के अंदर। दूसरे नंबर पर नॉन आयोनाइजेबल है, ये निकलेंगे नहीं, अभी भी 3Cl- बाकी है ना, तो ये 3+ को सेटिस्फाइड कौन करेगा, 3Cl-। और कैसे है Cl-, प्राइमरी वैलेंसी कैसी है, नॉन डायरेक्शनल, कहीं पर भी अटैच हो सकती है ना, तो कहीं पर भी 3Cl- को अटैच कर दो और डैश लाइन से एक Cl है यहाँ पर, कहीं पर भी बता सकते हो तुम इसे, क्लियर। तो यहाँ पर 3Cl- अटैच हो गए, ये एक्सप्लेन किया वार्नर ने। तो यहाँ पर देखकर क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जो ब्लू लाइन है वो क्या बता रहा है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो डैश लाइन है Cl जो अटैच है उसकी क्या है, वो प्राइमरी वैलेंसी है। और ये कंपाउंड को अब रिप्रेजेंट कैसे किया वो समझना, अब इसे एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बता रहे हैं, ब्रैकेट में बता रहे हैं ना, वैसे ही। तो इसे अब एक्सप्लेन कैसे किया वो कि CO कोबाल्ट NH3 कितने 6, और इसे ब्रैकेट में बताया, और कितने Cl है यहाँ पर 3Cl Cl3। तो ये रिप्रेजेंट किया और ये कंपाउंड बताया कि जो कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 6NH3 अटैच होते हैं वो ये कंपाउंड बनाता है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कल के लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, लेक्चर 1 के अंदर। अब जैसे इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे हम, क्या होगा, ये तीनों आयोनाइज्ड हो जाएंगे, या ये इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, AgNO3 के साथ। तो Ag इसके और इसके और इसके साथ में रिएक्शन करके AgCl बना लेगा। लेकिन ये वाला कंपाउंड कौन से वाला, कोबाल्ट के साथ जो 6NH3 अटैच है वो आयोनाइज नहीं होता, और वो एक ही आयन बनता है, और वही क्या है, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और वो नॉन आयोनाइजेबल है। ये पार्ट्स कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट्स है। चलो दूसरा जो कंपाउंड था, वो दूसरा कंपाउंड कौन सा था, COCl3 और 5NH3, COCl3 5NH3 कौन से कलर में था, ये ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ओके। चलो इसका रिएक्शन अगर हम AgNO3 के साथ करवाते हैं तो कितने मिलते थे हमें AgCl, 2 मोल AgCl मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कितने Cl जा रहे हैं, 2 Cl जा रहे हैं, एक Cl रहा ना यहाँ पर। दूसरे नंबर पर कितने आयंस मिल रहे थे हमें यहाँ से, टोटल 3 आयंस मिल रहे हैं, मतलब Cl के 2 आयंस मिल रहे थे, 2Cl- और एक आयन कौन सा, कोबाल्ट NH3 5Cl और ऊपर 2+, क्लियर। अब समझना ये बना कैसे, वही समझना है हमें। फर्स्ट, कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कोबाल्ट का, +3, क्लियर। दूसरे नंबर पर इसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी बताएंगे हम यहाँ पर वापस, और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है, डायरेक्शनल है। कितने NH3 अटैच है, 6 ना, तो 6NH3 अटैच कर लेते हम, अरे सॉरी 5NH3 है, 5NH3 अटैच कर लेते हैं, हो गए 5NH3। लेकिन इसे तो क्या करना है, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी फिक्स है, ये 6 सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो कैसे, तो एक कौन अटैच होगा यहाँ पर, Cl-, कौन अटैच होगा, Cl-। चलो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव आयन। तो कितने नेगेटिव आयन है यहाँ पर, तो 2 ही नेगेटिव आयन है, मतलब एक Cl- ये, दूसरा Cl- ये होगा, और तीसरा ये जो है ना वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसे ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, डैश करके, क्लियर, डैश करके ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करेगा। हाँ, लेकिन जब इसे हम एक्वेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो ये सिर्फ इसे ही रिलीज करेगा, इसे रिलीज नहीं करेगा, ये Cl को रिलीज नहीं करेगा। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अगर लिखना हो तो इसे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कोबाल्ट प्राइमरी वैलेंसी वाले जो है ना उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अरे सेकेंडरी वैलेंसी वाले को ही ब्रैकेट में लिखेंगे। कोबाल्ट आ गया, कितने हैं, 5, NH3 है, अभी भी एक वैलेंसी बाकी है ना, Cl,
और कितने Cl है 2 या Cl2, 2Cl लिख लेते हैं या Cl2 लिख लो। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? वही तो था कल जो समझाया था मैंने तुम्हें। ये आयोनाइजेबल पार्ट है, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, ये एक ही पार्ट में रहेगा है ना, एक ही आयंस। ये कौन होता है? सेंट्रल एटम है। ये कौन है? लिगेंड है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? वही है कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेकेंडरी वैलेंसी है। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है ना, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 6 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हुआ? 6 हुआ। मतलब CO3+ ये सबके पास एक एक लॉन पेयर ले रहा है, सबके पास से क्या ले रहा है? लॉन पेयर ले रहा है। NH3 भी लिगेंड है और यहाँ पर Cl- भी लिगेंड है। सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव आयन या तो न्यूट्रल, NH3 एक न्यूट्रल है, Cl- नेगेटिव है, तो सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई होगी। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? सिर्फ नेगेटिव आयन से। तो यही है वार्नर्स थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स। लिखना कैसे है? जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया हुआ ना वैसे। इससे आगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, और 2 चीजें समझाई उसने। एक थी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है? तो मेटल आयन जो लिगेंड के साथ में लिंकेज है, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो लिंकेज है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और समझाया क्या कि ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? ब्रैकेट में जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो मेटल एंड लिगेंड, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो क्या होता है? काउंटर आयन। ये ब्रैकेट को क्या बोला? कोऑर्डिनेशन एंटाइटिस। बाहर जो है वो काउंटर आयंस है। काउंटर आयंस कैसे होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं। ब्रैकेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल है, जिसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड होता है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर है? बस यही समझा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ज्यादातर हम 2 ही कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। अभी कितने, ये सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 6 है, मतलब 6 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ 4 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ 5 कर सकते हैं और कुछ 6 कर सकते हैं। ज़्यादातर 4 और 6 वाले एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर। तो मान लो जो कोऑर्डिनेशन जिसका 6 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसका शेप क्या होगा? और जो 6 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका शेप कौन सा होगा? जियोमेट्रिकल शेप। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें 2 टाइप के शेप पॉसिबल है, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। वो डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पर, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसका शेप कैसे स्क्वायर प्लेनर है और कैसे टेट्राहेड्रल है। लेकिन जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मान लो ये, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इनका शेप कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो इनका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है एक, कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका शेप। एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें ये और बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्वेश्चन समझना क्या क्या पूछ सकते हैं एमसीक्यू के लिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? वो दूसरे नंबर पर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो तीसरे नंबर पर। इसका शेप कौन सा है? वो चौथे नंबर पर। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? वो। 5वां क्वेश्चन, ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। हाँ, अगर वार्नर थ्योरी के हिसाब से जाओ तो ये कितने आयंस देगा, नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। क्वेश्चन ऐसा भी कंपैरिजन में पूछ सकते हैं तुम्हें कि दोनों में से कौन बढ़िया सा कंडक्टर है, तो जो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा दे रहा है वो बढ़िया सा कंडक्टर होगा। तो दोनों में से ज़्यादा आयंस कौन दे रहा है? ये वाला। आयंस कैसे दे रहा है ना वो समझना। प्राइमरी वैलेंसी वाले निकल जाएंगे, ब्रैकेट वाला एक ही आयन बचकर रहेगा वो। तो MCQ बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ से, और यही है वार्नर थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी एग्जाम में अगर आ रही है तो पोस्टुलेट्स खास लिखोगे तुम, पहले उसका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दो, फिर दूसरे नंबर पर उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो, तीसरे नंबर पर तुम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है वो, और चौथे नंबर पर उसके पोस्टुलेट्स लिखो। पोस्टुलेट्स 4 है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, क्या एक्सप्लेन किया?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है और डायरेक्शनल है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डार्क लाइन से। तीसरा नंबर प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, आयोनाइजेबल है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश लाइन से। और फोर्थ नंबर का जो पोस्टुलेट्स है वो स्पेटियल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसे होता है उसका, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेटियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब शेप कैसे, जियोमेट्रिकल शेप कैसे बनता है वो एक्सप्लेन कर दो। पांचवें नंबर के 4 हो गए ये टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है और बाहर जो बताते आगे पीछे वो काउंटर आयन है। और उसके बाद 6 नंबर पर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या तो 6 है, 4 है तो उसके 2 टाइप की जियोमेट्रिकल शेप पॉसिबल है, अगर 6 है तो उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये 6 पॉइंट एक्सप्लेन करो, 4 मार्क्स की थ्योरी भी हो जाएगी कंप्लीट। और एमसीक्यू कौन से है वो क्लियर होना चाहिए, लिख लो ये।